अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम मसूद और आपके लिए लाया हूं एक्सक्लूसिव टॉक। दोस्तों, आज हमारी गुफ्तो शनीर जिस हस्ती से चलेगी वो लीडरशिप के दर्जे में भी हम उन्हें शुमार कर सकते हैं। उस्ताद हैं, बहुत बड़े उस्ताद हैं, हिस्ट्री के उस्ताद हैं। गोया हम बैठे हुए हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। कहा करते हैं तेरी जामिया पंजाब, मेरी जामिया पंजाब। मैं जब भी पंजाब यूनिवर्सिटी आता हूँ तो होता तो ये है कि चले इंटरव्यू हो जाएगा, बात आ जाएगी, कोई इंफॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन मामला आगे बढ़ जाता है। वो आगे इस तरह बढ़ जाता है कि मैं कुछ सीख के निकलता हूँ। आज की शख्सियत का शुमार जहाँ बड़े असासा में होता है, वहाँ मुझे ये फ़ख्र है कि हमारे दोस्तों में भी उनका शुमार है। अच्छे उस्ताद, अच्छे लीडर होने के अलावा ये अच्छे एंकर पर्सन भी हैं। पीटीवी में बहुत सारे प्रोग्राम इनके साथ किए, बड़े इनके मज़ेदार प्रोग्राम होते हैं। उसी मज़े को दोबारा करने के लिए या उस मज़े को लूटने के लिए हम आज हिस्ट्री डिपार्टमेंट आए। और आज हमारे साथ जो जलवा अफरोज होंगे वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हुसैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप मसरूफ़ आदमी हैं, लेकिन चूँकि थोड़ी सी ज़रूरत इसलिए की टाइम लेने की कि आप हमारे दोस्त, हमारे मुरब्बी, हमारे लीडर होने के अलावा हमारे महबूब भी तो हैं। सो मेरा पहला क्वेश्चन यही कि थोड़ी सी हिस्ट्री डिपार्टमेंट की हिस्ट्री और उसके बाद महबूब की हिस्ट्री। बाकी बातें चूँकि आप सिंडिकेट के मेंबर भी रहे हैं, आप वो भी इलेक्टेड मेंबर जो अनफॉर्चुनेटली 2002 के एक्ट वाली यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है और ना 2009 और ना 2011 वालों में। और मैं बारहा कह चुका हूँ कि जब तक इलेक्टेड मेंबर सिंडिकेट में नहीं होंगे उसका हुस्न जमाल उस तरह नहीं हो सकता। सो सिंडिकेट पे भी आपसे बात होगी, फिर उसके अलावा आपके डिपार्टमेंट के अलावा आपके सब्जेक्ट पे भी खुली बात करेंगे। ग्लोबल इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं जो हायर एजुकेशन के, उस पर बात करेंगे। हम कहाँ हैं, कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं। और साथ ये भी बात करेंगे कि ये जो यूनिवर्सिटियों में हमारा रैंकिंग सिस्टम है ये किस हद तक फेक है और किस हद तक ट्रू है। HEC पे भी, PHEC पे भी बात होगी। लेकिन सर, पहले आपके हिस्ट्री डिपार्टमेंट और आपकी हिस्ट्री पे बात। जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना जेनरस इंट्रोडक्शन करवाया। हिस्ट्री का उस्ताद कहा, मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ तारीख़ का, और हमारा ये जो शोबा तारीख़ है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के कदीम शोबाजात में से एक है और ये क़याम पाकिस्तान से कबल वजूद में आया। 1932 इसकी जो है फाउंडेशन डेट है, फाउंडेशन ईयर है। तो 1932 में ये इदारा वजूद में आया और इस इदारे में बहुत बड़े बड़े नामवर हिस्टोरियंस, मुअर्रिख, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि साउथ एशिया और बल्कि ग्लोबली उनका बहुत बड़ा नाम था। और अगर आपका कैमरामैन मेरे सामने लगा हुआ ये क्रोनोलॉजिकल बोर्ड दिखा सके तो इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे कुछ साबिक मिनिस्टर भी इस डिपार्टमेंट में सर्व करते रहे हैं और बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियंस, उनसे हमने सीखा, उन्होंने इस डिपार्टमेंट को सर्व किया और फिर तारीख़ के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। सर, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं इसी डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन हूँ। मैंने इसी डिपार्टमेंट से MA किया, इसी यूनिवर्सिटी से मुझे PhD की डिग्री और MPhil की डिग्री मिली। अगरचे इस दौरान मैं HEC के स्कॉलरशिप पर PhD के दौरान लंदन भी गया, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में कुछ अर्सा रहा। वहाँ जो दुनिया के बहुत बड़े मौर्रिख हैं, प्रोफेसर फ्रांसिस रॉबिन्सन, उनसे सीखने का मौका मिला। इसी तरह बाद में फिर पोस्ट डॉक्टरेट के लिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड गया और ऑक्सफोर्ड में आप जानते हैं कि हमारे 6 साबिक वज़ीर आज़म उसके एलुमनाई रहे और हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म भी उसी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रहे। और इस हवाले से वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा सीखने का, लर्न करने का मौका मिला। और ऑक्सफोर्ड के जो एलुमनाइज़ हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि इस वक्त अगर दुनिया में 200 ममालिक हैं तो कम अज़ कम 50 नहीं तो 30% में उनके एलुमनाई रूल्स कर रहे हैं। और इंडिया में देख लें, इंदिरा गांधी, नेहरू, पाकिस्तान में भुट्टो से शुरू करें, फिरोज़ खान नून, लियाकत अली खान, बेनज़ीर भुट्टो, फिर इमरान खान,
इसी तरह पूरी दुनिया में। तो इन बड़े इदारों से सीखने का मौका मिला। बाद में फिर जब मुझे इस यूनिवर्सिटी में सर्व करने का मौका मिला 2005 से, उससे पहले मैं एजुकेशन यूनिवर्सिटी का हिस्सा था और अपने मैंने प्रोफेशनल और टीचिंग कैरियर का आगाज़ 1997 से किया था एज ए लेक्चरर। 2002 में एजुकेशन यूनिवर्सिटी बन गई। एजुकेशन कॉलेज जो था, जिसे पहले किसी ज़माने में CTC कहते थे, सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज, वहाँ भी सीनियर उस्ताज़ से सीखने का, उनके साथ फ़राइज़ सर अंजाम देने का मौका मिला, उनसे सीखा। और फिर 2005 में जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आया तो कुछ इस तरह की शोहरत थी कि कॉलेज साइड में भी इलेक्शन लड़ा था, जिसे PPLA का इलेक्शन कहते हैं, पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चर एसोसिएशन। और फिर जब यहाँ आया तो यहाँ पर भी साजा की सियासत है, उसमें पार्टिसिपेट करने का। डॉक्टर साहब, साजा की सियासत पे भी ज़रूर बात करेंगे। आपकी गुफ्तगू के दौरान 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग पे दस्तक देती रही। एक तो जब आपने वो एजुकेशन यूनिवर्सिटी का तज़किरा किया तो एक सवाल वहाँ से उभरा। ज़ाहिर है ऑक्सफोर्ड से तो कई सवाल जन्म लेते हैं, लेकिन मैं एक अर्ज़ करूँ, लाहौर में मैं कुछ अर्सा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जिसे कहते हैं प्राउड टू बी रावियन, वहाँ पढ़ा। फिर आपके उस एजुकेशन कॉलेज में भी पढ़ा जो लोअर माल पे था, जो अब यूनिवर्सिटी बन गया। यानी रावियन रहा तो अब GCB यूनिवर्सिटी बन चुकी है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में बदल गया। और एजुकेशन जहाँ से मैंने MSc करने के बाद B.Ed किया था, वो भी यूनिवर्सिटी बन चुकी है। और जहाँ मैं बैठा हूँ, इस पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया। तो आपने कितना कुछ याद करवा दिया अपने मुख्तसर से तारफ में। एक छोटी सी बात जो जहन में आई ऑक्सफोर्ड के हवाले से, डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले की बात है, हमारे एक दोस्त हैं आज़ाद कश्मीर में, ब्यूरोक्रेट हैं, शाहिद मोहिउद्दीन उनका नाम है। कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान भर के वाइस चांसलर बाहर गए और उनके साथ वो भी गए। उन्होंने मुझे एक जुमले में बड़ी दास्तान सुना दी। कहते हैं कि नहीं, मैं, कुछ और ब्यूरोक्रेट्स और हमारे वाइस चांसलर्स वहां बैठे हुए थे और वहां जो प्रेसिडेंट था, स्टूडेंट प्रेसिडेंट, जब उसने स्पीच की और वो यंग था, हमें लगा कि यार ये जैसे किसी मुल्क का हुक्मरान बात कर रहा है। दलील थी, आर्टिकुलेशन थी, विजन था और नॉलेज था। सब आप भी ऑक्सफोर्ड में रहे, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए बाहर गए, डॉक्टरेट के लिए बाहर गए, स्कॉलरशिप अर्न किए, लीडर रहे प्रोफेसर्स के, स्टाफ्स के, मरकजी लीडर रहे। कभी ऐसा हो सकता है कि मैं और आप बैठे हो, हमारा कैमरा मैन बैठा हो और दोस्त बैठे हो और हमारे सामने कोई स्टूडेंट बात कर रहा हो और हमारे दिल में वो ख्याल आए जो शाहिद मोहिउद्दीन ने कहा है? ऐसा कैसे मुमकिन है? देखिए, मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ और हिस्ट्री में हम एक टर्म यूज़ करते हैं, क्रोनोलॉजी। पंजाब यूनिवर्सिटी की एक तारीख है और इसकी कुछ रवायात हैं जो ओवर द ईयर्स एमर्ज होती हैं। सही। इसी तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट यूनियन है, वो कई सालों की एक इर्तकाई शक्ल के बाद अब हमारे सामने है। ठीक है, जब वहाँ पर स्टूडेंट बात करता है, वो उनकी ग्रूमिंग का हिस्सा है, उनकी लर्निंग का हिस्सा है, उनकी एजुकेशन का हिस्सा है, उनकी तरबियत का हिस्सा है। यानी बड़ी बात ये कि उनकी ट्रेनिंग, उनकी तरबियत का हिस्सा आखिर असातिज़ा ही करवाते हैं जी। और वहाँ पर उनको एक पूरा मौका दिया जाता है। एक ऑक्सफोर्ड में अगर मुझसे कोई ये पूछे कि आपने वहाँ 1 साल गुजारा, आपने क्या सीखा या वहाँ की क्या खास बात है, तो मैं आपको एक जुमले में बताऊं कि वहाँ के जो सेमिनार्स और लेक्चर्स और टेबल टॉक्स थी, वही वहाँ का खासा है। यही वो चीज़ें हैं जो किसी इदारे को, तालीमी इदारे को यूनिवर्सिटी बनाती हैं और उसकी मेराज पर पहुँचाती हैं। वहाँ पर बोलने की इजाज़त होती है, वहाँ पर सोचने की इजाज़त होती है, वहाँ पर आप डिबेट करने की इजाज़त है। जब आप सोच के ऊपर पहरा बिठा देंगे, आप किसी को क्वेश्चन नहीं करने देंगे, तो जवाब कहाँ से मिलेगा? डिबेट के दरीचे बंद कर देना, गोया आप गुफ्तगू की ऑक्सीजन बंद करने के मुतराद। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, जिसे हम एम्पिरिकल एविडेंस कहते हैं। जब मैं ऑक्सफोर्ड की सबसे मशहूर सड़क से गुजर रहा था, तो मैंने सड़क के दरमियान एक क्रॉस लगा हुआ देखा। अच्छा, मेरे साथ वहाँ के एक सीनियर प्रोफेसर थे। मैंने उनसे पूछा कि ये क्रॉस किस चीज़ की अलामत है और ये सड़क के दरमियान क्यों लगाया हुआ है? उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सड़क के इस क्रॉस के सामने देखें तो दीवार पर एक कतबा लगा हुआ था और उस कतबे पर उस क्रॉस की वजह तस्मिया लिखी हुई थी। मैंने जब करीब जाकर वो देखी तो उस पर लिखा हुआ था कि इस जगह पर आज से ठीक 500 साल पहले एक झगड़ा हुआ था प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स का।
तो यहाँ पर 3 पादरियों को जिंदा जला दिया गया था और उनकी याद में वो क्रॉस लगाया गया। अब इससे मैंने जो चीज़ सीखी वो ये सीखी कि आज से 500 साल पहले शायद वहाँ की सोसाइटी में भी टॉलरेंस नहीं थी, इनटॉलरेंस थी, बात करने की इजाज़त नहीं थी, दूसरे मसले को एक्सेप्ट करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए जिंदा जला दिया। लेकिन उसी जगह उस क्रॉस की एक तरफ तो वो कतबा था और दूसरी तरफ वो हॉल था जहाँ पर आज पूरी दुनिया से आए हुए लोग ओपनली फ्रीली डिबेट करते थे, डिस्कशंस करते थे दुनिया के हर मौजू पर, हर टॉपिक पर। सही। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तारीख का धारा आगे बढ़ा, उन्होंने सीखा कि किसी सोच पर पहरा नहीं बिठाना बल्कि उसको सुनना है, टॉलरेंस जनरेट करनी है और फिर इसी वजह से वो दुनिया पर अब आपके सामने एक तरह से एकेडमिकली रूल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो मैं समझा आपकी इस गुफ्तगू से कि आपको तब्दीली के लिए एवोल्यूशन की शाहराह पे चलना पड़ेगा, फिर कहीं रेवोल्यूशनरी चेंजेस आपको नज़र आएंगे और उसके लिए डिबेट बहुत ज़रूरी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं आपकी इस यूनिवर्सिटी में जामिया पंजाब में पढ़ता था, इमरान खान वर्ल्ड कप जीतने से पहले यहाँ आए, मैं यहाँ मिला, अशफाक अहमद से यहाँ मिला, बड़े बड़े जो उस दौर के मुस्तनसर हुसैन तारड़ जो जिनका अरूज था, अमजद सलाम अमजद, उसके अलावा वो मुनीर नियाजी, इवन अल्लाह को प्यारे हो गए पिछले दिनों डॉक्टर अजमल नियाजी। तो हमारे दिलों में वो लोग बस गए, दिमागों की परत पे उन लोगों के नकूश आज भी हैं। गोया ये मैं कहता हूँ, ये मैं मानता हूँ, बहसीयत तालिब इल्म भी ये मानता था और आज भी मानता हूँ कि सेमिनार्स और बड़ी शख्सियात जब आपके सामने बोलती हैं तो आप एब्जॉर्ब करते हैं, आप एसिमिलेट करते हैं, सिर्फ लर्न नहीं करते। तो आपका मतलब है कि इन चीज़ों को अगर हम खोल दें तो हम भी रफ्ता रफ्ता ऑक्सफोर्ड ही बन सकते हैं। बिल्कुल। एक ज़माने में ये जिस शहर में आप बैठे हुए हैं ये भी एक तरह से कल्चरल हब था। सही। लाहौर कैपिटल था मुग़लों का। यहाँ पर भी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते थे, जो स्कॉलर्स थे वो आकर अपने आइडियाज़ शेयर करते थे। ये जो इल्म है ना, ये मोमिन की गुमशुदा मिरास है। सही। और इस पर किसी की दस्तरस नहीं है। जो इसको सीखेगा वो इसको ऑन करेगा, वो इसको परसीव करेगा, वो इसको आगे फिर फैलाएगा। हमारा तो मज़हब भी यही कहता है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। लेकिन हम क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता इससे, अब ये जो बात आपने की किसी स्कॉलर से सीखना, देखें एक अच्छा स्कॉलर उसकी 1 घंटे की गुफ्तगू कई किताबें पढ़ने से, दर्जनों किताबें पढ़ने से बेहतर है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी का तजर्बा निचोड़ उस गुफ्तगू में आपके सामने रखना है। ये जो ग्रीक्स थे, आज भी हम उनकी कोटेशंस बताते हैं, ये सुकरात था, अफलातून था, अरस्तू था, वो क्या थे? वो ये मुकालमा करते थे, मुबाहिसा करते थे, गली में मोहल्ले में जाकर बात करते थे, फिर आगे से काउंटर आर्गूमेंट, एक नैरेटिव, और फिर इस तरह आगे इल्म पास ऑन होता था। वो उससे सुकरात से किसी ने पूछा कि आप अपने ख्यालात लिखते क्यों नहीं है? वो कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे जो ख्यालात है ये जिंदा इंसानों के जहनों में नक्श होने चाहिए, ना कि मुर्दा भेड़ की खाल पर जाए। बिल्कुल ठीक। तो उस वक्त तो ज़ाहिर पेपर नहीं था, तो खाल पर लिखा जाता है। उसने कहा जी मुर्दा भेड़ वो एक डेड बॉडी है, उसकी खाल पर मैं क्या लिखूं? मैं तो चाहता हूँ कि मेरी जो आइडियाज़ हैं, मेरे जो ख्यालात हैं, वो जिंदा इंसानों के जहनों में नक्श हो, और फिर उससे मुकालमा जन्म लेता है। ये मैं ये समझता हूँ कि हम हिस्ट्री डिपार्टमेंट में बैठे हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्टूडेंट्स को ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करवाया जाए, उनको बुलाया जाए अपने सेमिनार्स के अंदर। हमारे स्टूडेंट्स उनको देखें जो एक लिविंग हिस्ट्री हैं, जो एक लाइव हिस्ट्री हैं, उनसे वो बातचीत करें, उनसे पूछें, उनकी बात सुने, उनके तजर्बात को सुने और फिर अपने अंदर एक तब्दीली लेकर आए। नाज़रीन, डॉक्टर महबूब हुसैन जहाँ तक हम पहुँचे हैं इस गुफ्तगू में, उनसे जो मैंने अभी सीखा, जो लर्न किया, उनका मतलब है कि बहसो तमहीज़ के दरीचे खुले रहने चाहिए, क्योंकि ये हिस्टोरियन भी हैं, उस्ताद भी हैं। इनका कहा बड़े तजर्बात के बाद, बड़े मुशाहदात के बाद इन्होंने ये बात की, जो ज़ाहिर है इन्होंने अपने आप पे भी अप्लाई की, अपने स्टूडेंट्स पे भी अप्लाई यकीनन की होगी और इंशाल्लाह ये करते भी रहेंगे। हाँ, एक बात वक्फे से पहले मैं जाता जाता ये अर्ज कर दूँ कि जिस यूनिवर्सिटी में आप होते हैं उसका इकोसिस्टम, उसका माहौल आपके स्टूडेंट और आपके उस्ताद के ऊपर असरात मुरतब करते हैं। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन दौरान वक्फा बड़ी अच्छी कॉफ़ी आ गई है और बात हमने वक्फे से पहले बहस व तमहीस तक की थी। अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं वाइस चांसलर्स को भी कहता हूँ, आपको पता है आवारागर्दी करता हूँ, पाकिस्तान भर में यूनिवर्सिटीज़ में फिरता रहता हूँ और अपने प्रोफेसर दोस्तों को भी कहता हूँ कि यार ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेसर मेरी इस बात को माइंड करते हैं। चले मैं आपको भी कहता हूँ डॉक्टर साहब ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर वाइस चांसलर बनना है या आप चेयरमैन बने हुए हैं इसके लिए, पीवीसी बनना है या डीन बनना है, तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप माइंड करेंगे या नहीं माइंड? मैं अर्ज करूँ सर कि वाइस चांसलर या डीन या डायरेक्टर के लिए तो ज़रूरी है ही है। मैं ये उससे आगे बढ़कर ये कहूँगा कि एक टीचर की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि जिसने लोगों को तैयार करना है, जहनों को तैयार करना है, नस्ल को तैयार करना है, आप उसे बगैर ट्रेन किए क्लासरूम में भेज देते हैं। हमारा जब मैं पीपीएलए में था तो हमारा एक मुतालबा ये हुआ करता था कि आप रिफ्रेशर अकेडमीज़ कायम करें, आप ट्रेनिंग अकेडमीज़ कायम करें। आप एक ब्यूरोक्रेट को ट्रेन करने के लिए तो अकेडमी में भेजते हैं और भेजते रहते हैं रिफ्रेशिंग कोर्सेज उनके जारी रहते हैं। लेकिन एक टीचर जो है उसने जाकर एक क्लासरूम में लोगों के जहनों को तैयार करना है। आप उसको बगैर किसी ट्रेनिंग के एकदम क्लासरूम में भेज देते हैं और फिर उसके जहन में जो कुछ आता है वो शुरू हो जाता है। तो टीचर्स के लिए भी और जाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्टें हैं उसमें चाहे डायरेक्टर है, डीन है, रजिस्ट्रार है, वाइस चांसलर है, प्रो वाइस चांसलर, उन सब के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और इसको एक रेगुलर बेसिस पर। जब आप लीडर थे, आप प्रेसिडेंट थे, लीडर तो आप भी हैं फवसा के, तो आप इस पे बात करते थे कहीं महबूब साहब? जी, मैं अर्ज करूं कि जब हमारा मैनिफेस्टो छपता था तो उसमें भी हम ये लिखते थे कि हम रिफ्रेशर कोर्सेज करवाएंगे और हमने सेमिनार करवाए। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी था, प्रेसिडेंट भी था, हमने ऐसे सेमिनार्स अरेंज किए और अपने दोस्तों को, टीचर्स को उनमें बुलाया और फिर उनको ये बताया कि आप इनको अटेंड करें ताकि आप इनसे कुछ सीखें, लर्न करें। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी का एक खासा है। पंजाब यूनिवर्सिटी जिस तरह ज़ाहिर मदर इंस्टीट्यूट तो है ही है, इस रीजन का सबसे पुराना इदारा है और सबसे बड़ा इदारा है। हमारे यूनिवर्सिटी में जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया तो मुझे खुद उस वक्त के वाइस चांसलर ने यहाँ पर एक नए रिक्रूटमेंट जब आपने ज्वाइन किया कौन थे वाइस चांसलर? उस वक्त जनरल अरशद साहब थे। उन्होंने यहाँ पर आईएएस डिपार्टमेंट में नए सेलेक्ट होने वाले टीचर्स के लिए एक महीने की ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया हुआ था और ये सिलसिला बाद में भी चलता रहा और पिछले कुछ अरसे से ये इसमें थोड़ा सा तात्तुल, लेकिन इसको रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। आपको यानी गोया आप मुझसे इत्तेफाक कर? बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ। डॉक्टर साहब, जब आप प्रेसिडेंट थे और आप देख रहे हैं कि ये सामने वाला बंदा प्रोफेसर आया आपके पास, ये आपका बहुत बड़ा सपोर्टर भी था, इसके पीछे 35-40 वोट भी थे, लेकिन वो बात असूलों से हट के कर रहा था, वो असाजा की बजाय उसकी ज़ात के फ़ायदे के लिए थे, तो आप में इतनी जरूरत रही है बतौर सदर की उसे रोक दें या उसे कह देंगे भाई इस तरह नहीं, या कोई शट अप कॉल एटसेट्रा एटसेट्रा? देखिए, ये यूनिवर्सिटीज़ की टीचर्स पॉलिटिक्स है ना, मैं ये समझता हूँ खासतौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी ये ट्रेड यूनियन से थोड़ा मुख्तलिफ है। हम ये नहीं कहते कि जी आपके पास इतने वोट हैं और आपका जो भी मुतालबा है वो जायज़ है ना जायज़ है, हम उसके पीछे खड़े हैं। यहाँ पर तो जाहिर है कि एक ग्रूमिंग हुई है। ना करें प्रोफेसर, यहाँ यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर के धड़े जाते हैं और वाइस चांसलर को कहते हैं फलां पे पीड़ा लगा दें, फलां को छोड़ दें, फलां को चेयरमैन लगा दें, और बाकायदा इन गुनाहगार आंखों से देखा है। और यहाँ तक भी देखा है कि एक वाइस चांसलर ने प्रोफेसर को फरामोश करके एक असिस्टेंट को जिम्मेदारियां दे दी और प्रोफेसर को खुदे लाइन लगा दिया और लगवाने वाले भी प्रोफेसर। मैं ये कहा करता हूँ कि बहुत से प्रोफेसर जो वाइस चांसलर्स को कभी वीसी को वीसीआर कहते हैं या कभी वाइसराय कहते हैं या कभी वायरस की बात करते हैं, तो वो जनरली होता ये है कि वो खुद ही अपने वाइस चांसलर को खराब करते हैं। बिल्कुल। तो आप कहते हैं आपकी एसोसिएशन में सारे वली अल्लाह थे, तो हाउ इट्स पॉसिबल? नहीं, मैं वली अल्लाह की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखें पंजाब यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं जाहिर है कि प्रेसिडेंट रहा हूँ फेडरेशन का भी, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ हैं, बहुत सारी बातें बिल्कुल ठीक है जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप बैठकर बात कर रहे हैं टीचर्स पॉलिटिक्स की, तो यहाँ पर जो हमारे वोटर्स हैं उनका
और जो हम उनको ज़ाहिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा और उनका जो ताल्लुक है वो इस बुनियाद पर नहीं होता कि आप हमें इस पर वोट इस पर बात करेंगे तो आप हमें हम आपको सपोर्ट करेंगे या आपकी सपोर्ट की वजह से हम फिर इस तरह थोड़ा मुख्तलिफ है। जाहिर है कि इसीलिए यहाँ की एसोसिएशन मैं एक डॉक्टर साहब आपको बात बताऊं, बात और तरफ निकल गई। हमने जी माना ऑक्सफर्ड की बात की, फिर आपकी जामिया पंजाब की बात की, यहाँ इकोसिस्टम का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। आप 2002 की और 2009 की और 2011 की यूनिवर्सिटियों में देखें तो आपको ये रवायात नहीं मिलेंगी। और मैंने पिछले दिनों एक सर्वे किया कि 3 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स कैसे रहे, दूसरी यूनिवर्सिटी यानी जो प्रोफेसर रहे सर्व करते रहे जामिया पंजाब में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में और कायदे आजम यूनिवर्सिटी में। हो सकता है कायदे आजम यूनिवर्सिटी वाले हमारे दोस्त नाराज हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो वहां से वाइस चांसलर गए उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी या अच्छी नहीं थी, लेकिन उस तरह की आदत उभर के सामने नहीं आई। ताहम पंजाब यूनिवर्सिटी के, मैं अब नाम नहीं लूंगा, जो लोग आपने प्रोड्यूस किए, अभी आपने बात इंट्रो में की ना कि हमने बहुत सारे हिस्टोरियन प्रोड्यूस किए और डिपार्टमेंट ने बहुत सारे हिस्टोरियन प्रोड्यूस किए, आपकी ओवरऑल यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे वाइस चांसलर प्रोड्यूस किए। अभी भी पंजाब में नंबर 1 वाइस चांसलर की खेप, यानी नंबर 1 यूनिवर्सिटी आपकी है जहां से अच्छी गई। दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तीसरी पोजीशन मैं किसी को अभी दे नहीं पा रहा, मैंने बड़ा इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर पे गौर किया, ज़करिया यूनिवर्सिटी, यही मदर यूनिवर्सिटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी वो यूनिवर्सिटी जो कायदे आजम यूनिवर्सिटी है, आप मुझसे इत्तेफाक करें या इस पर तबसरा करें या ना करें, वो मैंने कोई इतने सक्सेसफुल नहीं देखे अनफॉर्चुनेटली। अब मुझे ये बताइए, ये एनवायरनमेंट का असर है या प्रोफेसर का असर है या वो यूनिवर्सिटियां नहीं है? जी मैं अर्ज करूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है और इसमें यकीनन मकतब की करामत भी होती है। पंजाब यूनिवर्सिटी जिस तरह बहुत बड़ा इदारा है और यहाँ के तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बाद में बनने वाली यूनिवर्सिटियों से भी बड़े हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। और यहाँ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कई यूनिवर्सिटियों से बड़े हैं पाकिस्तान की। तो यहाँ की जो एक आप कह लें कि रवायत है, उनकी ग्रूमिंग है, यहाँ जो वो लर्न करते हैं प्रोफेसर और उसको जब वो जाकर अप्लाई करते हैं, फिर ये एक मदर इंस्टीट्यूट है इस हवाले से भी कि यहाँ पर मैं ये समझता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस, आप मुमकिन है इससे डिसएग्री करें, इख्तलाफ राय हर जगह होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के टीचर्स में टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ ए फेडरेशन मैं ये फील करता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में वो इशूज़ ही नहीं है जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में है। सही, यहाँ पर वो इशू नहीं है जो दूसरी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े इशू समझे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ का जो प्रोफेसर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर बतौर वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर सर्व करता है तो यकीनन वो कामयाब होता है, क्योंकि यहाँ उसका जो एक्सपीरियंस होता है, यहाँ के जो इश्यूज हैं, यहाँ के जो तजर्बात हैं, उनसे वो सीख कर वहाँ जाकर अप्लाई करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है, तो उसका क्रेडिट और उसकी कामयाबी का लेवल जो है एक चीज़ मैं बता देता हूँ उनकी खसूसियात में, बाकी तो खैर बहुत है कि वो रेस्पेक्ट करते हैं टीचर की, रेस्पेक्ट करते हैं प्रोफेसर, बिल्कुल वो सिक्का शाही नहीं कर सिक्का जाए। देखिए हम सियासत की बात कर रहे हैं और सियासत को मैं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेता हूँ। हमारा जब इलेक्शन होता है हमारे सियासी मुखालिफ भी हैं, लेकिन हम इसको एक 2020 मैच समझकर उस दिन इलेक्शन लड़ते हैं और जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर एक दूसरे के साथ गले मिलकर फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। और फिर ये नहीं है कि इसने मुझे, ये मेरे मुकाबले में था और इसको मैं अब जहाँ जहाँ भी इसको टारगेट कर सकता हूँ करूँ। बाज़ यूनिवर्सिटियों में ऐसा है और उनके जो इश्यूज़ हैं वो समझते हैं कि बहुत बड़े इशू है, वो ज़िंदगी और मौत का मसला बना लेते हैं, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में उन इश्यूज़ को इशूज़ समझा नहीं जाता। इसलिए ज़ाहिर है कि एक जो बड़ा इदारा है उसकी भी अपनी करामात होती हैं और वो फिर ज़ाहिर है कि नज़र आती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ में भी, एकेडमिक इश्यूज़ में भी और फिर बाकी मामलात में भी। इस हवाले से पंजाब देखिए, मेरा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर दिया कि इसका मतलब है कि यहाँ जो अपने आप को तीसमार खान प्रोफेसर समझेगा या बड़ा तुमन खान समझेगा, वो देखता है कि इससे बड़ा सुल्तान तो अगले डिपार्टमेंट में बैठा है, वो देखता है इससे बड़ा सुल्तान तो उससे अगले डिपार्टमेंट में बैठा है। तो जो यंग यूनिवर्सिटी है जो वक्त के साथ, आप तो तारीख के उस्ताद हैं, वो पनपेंगी, लेकिन अभी ये होता है कि वहाँ अंधों में काना राजा अखीर कर देता है, मतलब बिगाड़ की अखीर कर देता है, हालांकि बनाव की अखीर करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा एक और चुभता हुआ सवाल है,
एक यूनिवर्सिटी का नाम लिया, HEC के एक साबिक चेयरमैन में, मैं उनके पास बैठा हुआ था, उन्होंने बाकायदा इशारा किया कि नईम मसूद एक फलां यूनिवर्सिटी से इतने अनोनिमस लेटर आते हैं प्रोफेसर की आपस की मुखालफत के कि वो सामने वाला कमरा अगर मैं उसके लिए मुख्तस कर दूं, सिर्फ उस यूनिवर्सिटी के अनोनिमस लेटर बेनाम जो शिकायत हैं और संगीन इल्जामात हैं, अगर उन लेटर्स के लिए वो सामने वाला कमरा मुख्तस कर दूं तो वो कम पड़ जाएगा। तो सर आप क्या कहते हैं, ये जो बेनाम, मिसाल के तौर पे आपके पास एक इंक्वायरी आ जाती है, वो इंक्वायरी एक्स की है, उसी यूनिवर्सिटी के वाई और जी आपको इतने लेटर लिखेंगे उस पर इम्पैक्टफुल होने के लिए या अपने असरात मरतब करने के लिए, और डॉक्टर साहब हैरत ये है कि जो जज है या इंक्वायरी ऑफिसर है जिसने इंसाफ करना है वो एनोनिमस लेटर से मुतासिर भी हो जाता है, बल्कि एक गवर्नर उसे एक एनोनिमस लेटर पे निकल गया कि इसकी इंक्वायरी की जाए, HED से भी निकल जाता है। तो ये क्या एनोनिमस लेटर, क्या ये जेब देता है प्रोफेसर को? चाहे छोटी, देखिए जी मस्जिद छोटी हो या बड़ी हो, नादरे रखते तो उतनी है, नमाजें तो 5 है, वक्त तो वही है, उस्ताद तो वही उस्ताद है, लेकिन ये कल्चर जो डॉक्टर साहब से मैं अपना कैथारसिस कर रहा हूँ कि उस्ताद क्या इस हद तक आ सकता है? और फिर हम कहें हमने ऑक्सफर्ड बनानी है कि वो अपने कुलीग, बेशक उसका दुश्मन, एनोनिमस लेटर लिखना, एनोनिमस ईमेल करना शुरू कर दे। यार मेरे नजदीक तो ये प्रोफेसर को जेब नहीं देता, ये तो किसी सड़क छाप 3rd क्लास क्लर्क का भी ये काम नहीं है। आप क्या कहते हैं? सर मैं इस पर ये करूंगा कि देखें आपको रूट काज की तरफ जाना होगा। हम तो अगली बात कर रहे हैं ना लेटर की, सवाल ये है कि लेटर लिखने की नौबत क्यों आई। तो ये जो प्रॉब्लम है ये खुद HEC के सिस्टम के अंदर है। हमारे यहाँ पर टीचर्स का मसला क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक मसला है कि उनको बर वक्त उनकी क्रेडेंशियल्स के मुताबिक अगले ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाए। अगर आप उसको सिस्टमाइज कर लें, आप उसको फुल प्रूफ कर लें, आप उसको साइंटिफिक कर लें, तो मैं समझता हूँ कि ये लेटरबाजी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा भी तो है ना कि हम एक डिपार्टमेंट में, हमारी जाती मुखालफत है ना, HEC का रोना है ना HED का रौला है ना PHEC का कोई मामला है, मेरी और आपकी एक टसल है, और उस टसल पे हम इतनी इंक्वायरीज और खामखा, इसको क्या करें? देखिए वो डिस्करेज करनी चाहिए, एनोनिमस लेटर्स को वैसे डिस्करेज करना चाहिए। उसमें ज़ाहिर इतना बड़ा पब्लिक सेक्टर का इदारा होता है, उसमें बाज़ का स्टूडेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा एम्प्लॉइज इन्वॉल्व होते हैं, बाज़ दफ़ा आपके कोलीग्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इनको ओवरऑल डिस्करेज करना चाहिए। एक चीज़ नाज़रीन मुझे लेना है वक्फा, और डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि बाकायदा एनोनिमस लेटर्स को, बेनाम लेटर्स को, और ऐसी शिकायत को जो ऑफिसर्स हों या जो इंक्वायरी ऑफिसर के अलावा जज मुकर्रर हों या कोई भी सीनियर उसे देख रहा हो, उसने इसे डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि ये एक जलती पे तेल डालने के मुतरादिफ है। इंसाफ नहीं मिलेगा और हर कोई अपना गुस्सा निकालता है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हुसैन, चेयरमैन हिस्ट्री डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी। बात चल रही है यूनिवर्सिटियों की, असातिज़ा की, एनोनिमस लेटर्स की, वगैरह वगैरह। डॉक्टर साहब अगली बात हम ये क्यों ना कर लें कि ये जो HEC की नई पॉलिसीज आई हैं जिसमें बतौर ख़ास आप देखें कि BS प्रोग्राम आ गया, और मैं और आप जब पढ़े थे वो था UK का सिस्टम, बरतानवी निज़ाम था, तालीम सस्ती थी, तालीम में एक अपना कमाल था। हम नहीं कहते कि अब अमेरिकन सिस्टम में अपना जमाल नहीं है, लेकिन ये महंगी है। तो ये जो नई नवेली पॉलिसीज आ रही हैं, आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए तारीख के तालिब इल्म होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह की कई पॉलिसीज़ आई, कई 5 years प्लान आए, लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके। सही।
उसकी नाकामी की एक बड़ी वजह ये थी कि जब उन पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय शामिल नहीं की गई। अब एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो उस्ताद है और तालिब इल्म है, टीचर और स्टूडेंट। जब आप इनकी राय को शामिल नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पर इस सिस्टम का जो ड्राइवर है वो टीचर है, सही, उसने इस सिस्टम को ड्राइव करना है, क्लासरूम के अंदर भी और तलीमी इदारों के अंदर भी। अब मैं एक टीचर रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं इसको रिप्रेजेंट करता रहा हूँ। हम ये बार बार कहते रहे HEC से कि आप हम जब भी कोई पॉलिसीज़ बनाएं तो हमें ऑन बोर्ड लें, हम डिबेट करेंगे अपने इदारों के अंदर जाकर, आपको एक प्रॉपर फीडबैक देंगे और फिर आप उस फीडबैक को सामने रखते हुए पॉलिसीज़ बनाएं। सही। यहाँ पर क्या होता है कि आप बहुत बड़े बड़े मुआवज़ों पर बहुत महंगे महंगे कंसल्टेंट रख लेते हैं, वो एक सिस्टम बाहर से पकड़ते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या बरतानिया हो या कोई भी वेस्टर्न वर्ल्ड हो, उसका वो सिस्टम कॉपी करके उसको अपने यहाँ के मुताबिक मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे यहाँ पर उस तरह की सहूलतें नहीं है, हमारे उस तरह का यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव या एकेडमिक कल्चर नहीं है, जिसकी वजह से जब वो सिस्टम अप्लाई होने जाता है तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता और बाउंस बैक करता है और फिर हम एक नई पॉलिसीज़ की तरफ चल पड़ते हैं। तो पहली बात तो ये है कि स्टेक होल्डर्स की आपको राय शामिल करनी है। आप ये देखें, हमने एक हमारे यहाँ पर क्या था कि आप PhD के बाद डायरेक्ट MA के बाद डायरेक्ट PhD कर सकते थे, माजी में भी ऐसा होता रहा। बीच में फिर HEC आ गया, उसने एक बीच में फेज रख दिया कि आपने MPhil करना है और फिर PhD। अब वो जब सिस्टम चल पड़ा और लोग उसके यूज टू हो गए और फिर आप कहते हैं कि जी इसको MPhil को माइनस कर दें और दोबारा MA के बाद आप PhD की तरफ आ जाएं या BS के बाद PhD की तरफ आ जाएं। देखें, जो अमेरिका है या जो यूरोप है, उसकी जो ग्राउंड के ऊपर कंडीशंस हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं हमसे। वहाँ पर आप देखें कि कॉलेजेस के अंदर भी वही फैसिलिटीज़ हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, लेकिन हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कॉलेजेस के अंदर तो लैब्स की और लाइब्रेरीज की बात तो हम बाद में करेंगे, वहाँ पर तो टीचर्स ही ट्रेंड पूरे नहीं हैं। सही। बास ऐसे इदारे हैं पंजाब के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, मैं चूँकि खुद इस कैडर का हिस्सा रहा हूँ, वहाँ पर सिंगल टीचर होता है एक सब्जेक्ट का। अगर वो छुट्टी कर ले, किसी वजह से उसकी ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो सब्जेक्ट पूरे का पूरा बैठ जाता है। डॉक्टर साहब, कई यूनिवर्सिटियां भी तो ऐसी हैं कि एक डिपार्टमेंट में जैसा कि लेक्चरर होना चाहिए, फिर उसके अलावा उसके असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एटलीस्ट वन प्रोफेसर, तो वो भी तो 2-2, 3-3 लेक्चरर पे डिपार्टमेंट चल रहे हैं। और ऐसी भी नाजरीन मैंने एक यूनिवर्सिटी देखी कि उसमें वो डिपार्टमेंट ही नहीं था इंग्लिश का और उसने इंग्लिश की PhD करा दी। तो यूनिवर्सिटियों में भी तो यही हाल है। मैं आज करता हूँ, देखिए यूनिवर्सिटियों में किसी हद तक ऑटोनॉमी है, अभी भी है, अगरचे उसके पीछे भी ब्यूरोक्रेसी पड़ी हुई है, लेकिन ऑटोनॉमी का डॉक्टर साहब ये तो मतलब नहीं है। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ ना सर, आप मन मर्जी के सौदे मैं अर्ज करता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप विजिटिंग पर और इसी तरह सही टीचर्स को हायर कर लेते हैं। जी बिल्कुल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कॉलेज के अंदर मेरी किताब पब्लिश हुई ऑक्सफोर्ड से। मैंने एक दोस्त थे, प्रिंसिपल थे किसी कॉलेज के, मैंने उन्हें कहा जी आप अपनी लाइब्रेरी में ये किताब मंगवाएं। उन्होंने कहा जी कि इसके लिए हमें सेक्रेटरीट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, बाकायदा एक कमेटी बनी हुई है जो किताबों को पहले स्क्रूटनी करेगी। फिर आप देखें कि इस हद तक वहाँ पर उनका कंट्रोल है। एक किताब जो किसी अच्छे पब्लिशिंग हाउस से छपी हुई है, उसको किसी कॉलेज की लाइब्रेरी, हालांकि वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस चल रही हैं, एक प्रिंसिपल नहीं मंगवा सकता। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो BS कॉलेज में हो रहा है जो यूनिवर्सिटी में हो रहा है और उनको इकट्ठा करके आप आगे ले? लेकिन डॉक्टर साहब एक प्रैक्टिकल जोक मुझसे भी सुन लीजिए। मैं आपके पास आया, आपने अपने वाइस चांसलर से कोई NOC नहीं लिया, आई एम श्योर। अच्छा, आपको कोई खौफ भी नहीं है। मैं अगर कोई नई यूनिवर्सिटीज में जाता जहाँ टोटल एक प्रोफेसर है वाइस चांसलर के बाद, कई यूनिवर्सिटी ऐसा अखलौता वाइस चांसलर जो है वो प्रोफेसर है, तो होना क्या था, पहले चेयरमैन साहब ने इजाज़त लेनी थी, आशीर्वाद लेनी थी अपने वाइस चांसलर की। अच्छा, वो लेता तो मैं अगर इंटरव्यू कर रहा होता, फिर मुखालफिन बाहर खड़े होने थे, उन्होंने यार वो तो आपको ये कर देगा, वो कर देगा। आप देखिए वो यूनिवर्सिटियां तो फिर फले फूलेंगी नहीं। आपने तो इंटरव्यू को डिबेट से शुरू किया था ना। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहां पर ऐसे दम घुटा हुआ है, सफोकेशन है। तो सफोकेशन एक्चुअली हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में है। लेकिन डॉक्टर साहब अपनी बात जारी रखिए, बीच में मुझे ये भी बता दीजिएगा, ये बेसिक पे स्केल और ये TTS, एक तो बताइए इसमें दोनों में से आप किसको पसंद करते हैं, बेटर कौन सा है, या दोनों एक साथ चलने चाहिए?
देखें, सिस्टम कोई भी मुकम्मल तौर पर ना कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा होता है। सही। ठीक है, बीएस की अपनी कुछ कबाहतें हैं और टीटीएस की अपनी कुछ कबाहतें हैं। ठीक। पहली बात तो ये कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, आपको पसंद कौन सा है भाई? अगर आपको चूज करना पड़े या मुझे या इन बच्चों को मशवरा देना पड़े तो आप क्या कहेंगे? बेसिक पे स्केल वाला चुनेंगे या टीटीएस वाला चुनेंगे? सिस्टम एक होना चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं सिस्टम ही एक होना चाहिए? सिस्टम एक होना चाहिए। ये एक ही क्लास स्टाफ रूम में बैठे हुए, एक ही डिपार्टमेंट में, आप टीटीएस पर हैं, मैं बीपीएस पर हूँ, हम आपस में उलझते रहें कि आपको ये बेनिफिट्स हैं, मुझे ये बेनिफिट्स हैं, और जो असल हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्ट है वो एजुकेशन है, वो डिस्टर्ब होता है। तो सिस्टम एक होना चाहिए। जब इनकी एक कमेटी बनी, मुझे भी उसका मेंबर बनने का मौका मिला और मैंने वहाँ पर अपनी ये सिफारिशात दी थी, और जो कि ज़ाहिर है कि एक लॉजिकल बेस पर थी और हमारे फीडबैक की बुनियाद पर थी। हमने कहा जी कि अगर आपने यूनिवर्सिटियों को तरक्की देनी है तो फिर ये इन इश्यूज़ में ना पड़ेंगे जी, आधे पीपीएस पर हैं, आधे टीटीएस पर हैं, और फिर लोग आपस में मिलते रहे, जैसे कि अब हो रहा है। आप देखें कि दोनों सिस्टम्स की एसोसिएशंस बन गई हैं, वो अपनी बात करते हैं, दूसरे अपनी बात करते हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान सफ़र कौन हो रहा है? वो टीचिंग का जो प्रोफेशन है, जो टीचिंग है, और जो स्टूडेंट है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए हमारी हुकूमतों को, हमारे जो पॉलिसीज मेकर के इदारे हैं, उनको चाहिए कि वो स्टेक होल्डर से मशावरत करने के बाद इस सिस्टम को यूनिफॉर्म करें, एक करें, ताकि जो प्राइम ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ सबका फोकस हो। बिल्कुल, तो ये मेरी इसमें बिल्कुल ठीक। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटियों में डॉक्टर साहब, मुझे पता है, आई नो दिस की यूनिवर्सिटियों में प्रमोशन नहीं होती, फिर सिलेक्शन होती है। तो ये सिलेक्शन बोर्ड में जो देर हो जाना, मनपसंद बातें, इस पे कैसे हम चेक रख सकते हैं? देखें, अगर आप उस, ये होता है साजदा के साथ भी ज्यादती होती है। बिल्कुल होती है, और इसीलिए पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ज़ाहिर है कि ओवर द ईयर्स ये जब सूरत सामने आई कि सीट एडवर्टाइज हो जाती थी, कई साल उसके सिलेक्शन बोर्ड नहीं होते थे, तो फिर उस वक्त के चांसलर ने यहाँ के टीचर्स के साथ मिलकर एक ये अप्रूवल दी थी कि आप इसको एंटी डेट प्रमोशन कर, यानी कि उस एडवर्टाइजमेंट के 4 महीने के बाद से उसको आप फाइनेंशियल बेनिफिट दें और सीनियरिटी दें। लेकिन आज इसको आम आदमी समझने से कासिर है। वो कहते हैं कि जी ये कैसे हम इसको दें? तो इसका ये है कि तब एक एडवर्टाइजमेंट हुई, उसमें 10 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का तो आप आज कर लेते हैं सिलेक्शन बोर्ड, दूसरे का आप करते हैं 5 साल बाद जाकर, तो उस 5 साल में तो वो बंदा दूसरे वाला कहाँ से कहाँ पहुंच। इसलिए इसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक एसओपीज बनने चाहिए, एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि एक पैरेलल चले। अब देखिए, इस तरह के मॉडल्स पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी, आप पेशावर देखें, कराची देखें, इवन पंजाब यूनिवर्सिटी में भी पहले ये था, अब ये खत्म हो चुका है, और उसके लिए हमारी स्ट्रगल जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिस्टोर करवाया जाए। लेकिन वो क्या करते हैं कि उस एडवर्टाइजमेंट के तहत इलेक्ट होने वाले या सिलेक्ट होने वाले या जिनको चूज किया जाता है, उन सबको एक ही वक्त से सीनियरिटी दी जाती है। हमारे इश्यूज, जो आप एनोनिमस लेटर की बात कर रहे थे ना, उसमें ये था कि वो सीनियर हो गया, वो जूनियर हो गया, और जब ये सीनियर जूनियर की बात आती है, सीनियरिटी की बात आती है, तो फिर यूनिवर्सिटी में 3 तरह की सीनियरिटी डिस्टर्ब होती है। पहले लेवल पर उसके डिपार्टमेंट के अंदर, दूसरे लेवल पर उसकी फैकल्टी के अंदर, और तीसरे लेवल पर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जब ये उसकी सीनियरिटी डिस्टर्ब होगी तो जाहिर है कि फिर लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए, एचईसी को चाहिए, पीएचईसी को चाहिए, एचईडी को चाहिए कि टीचर्स के साथ मिलकर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए। दैट्स वेरी गुड, ये आपका आइडिया अच्छा है। मेरी भी हुकूमत से, अरबाब इख्तियार से ये दरख्वास्त है कि असल स्टेक होल्डर्स किसी भी यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर साहब मेरे नज़दीक प्रोफेसर्स हैं, मेरे नज़दीक वालिदैन हैं, मेरे नज़दीक स्टूडेंट्स हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं तो वाइस चांसलर्स को भी उन स्टेक होल्डर्स में नहीं समझता, क्योंकि स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका लॉन्ग रन चलता है। वाइस चांसलर का एक टेन्योर है, किसी और यूनिवर्सिटी चला जाएगा या अपनी यूनिवर्सिटी वापस चला जाएगा या अपने डिपार्टमेंट में चला जाएगा, और वाइस चांसलर्स को भी ये समझना चाहिए। अच्छी क़यादत जो है वो पूरे सिस्टम को साथ लेके चलती है। डॉक्टर साहब मेरे पास 5 मिनट है, छोटे छोटे 2-4 नन्हे मासूम सवाल। आपको हिस्टोरियन में से कोई आपके पसंदीदा प्रोफेसर? देखें, मैं यूके गया, वहाँ पर जो इयन टॉलबर्ट है, पाकिस्तान पर काम कर रहे हैं, उनका जो वे ऑफ राइटिंग है बहुत इजी है, अंडरस्टैंडेबल है, और प्रो पाकिस्तानी है, प्रो हिस्टोरियन है, एक प्रोफेशनल अंदाज में लिखते हैं। मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, उनको समझता हूँ कि बहुत अच्छा लिखते हैं। मुतअस्सब हिस्टोरियन हिस्ट्री का बेड़ा गर्क नहीं कर देता? बिल्कुल ऐसा है। आजकल ये बड़ा ही, बल्कि हमेशा से ये बड़ा मुश्किल रहा है कि आप एक गैर जानबदार तारीख लिखें।
आपके पाइसेस आ जाते हैं उसमें, सियासी भी, मजहबी भी, मसलकी भी, ग्रोही भी, मुल्की भी, सूबाई, हर तरह से। डॉक्टर साहब कुछ ऐसे हिस्टोरियन हैं जो समझते हैं कि बाइस्ड होने में कंपनी की मशहूरी है, उनके लिए क्या पैगाम देते हैं? देखें क्या उन्हें हिस्टोरियन कहना चाहिए? नहीं, उसकी ऑडियंस भी फिर उसी तरह के लोगों पर मुश्तमिल होगी जो कोड की काश जन्म देने वाली बात है। तो अगर आप समझते हैं कि आपके व्यूअर्स बढ़े, आपके ऑडियंस बढ़े, आपके पढ़ने वाले कारी बढ़े, तो फिर आपको हर मुमकिन हद तक एक ऑब्जेक्टिव। डॉक्टर साहब कमोबेश कितने पीएचडी प्रोड्यूस कर चुकी होगी आपकी ये जो आपका ये डिपार्टमेंट है हिस्ट्री का? देखें हमारा डिपार्टमेंट मजमूई तौर पे, आप जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान बनने से पहले, और ये बड़ी एक आपके कायरीन के लिए भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि जो आर्ट्स के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहली पीएचडी प्रोड्यूस की थी वो हिस्ट्री में थी। वाह, ठीक है। और याद है आपको? जी, ये मेरा ख्याल है कि 1901 की या शायद 1911 की इस तरह की कोई डेट है, इसकी प्री पार्टीशन है। सही। और हमारा ये प्रोग्राम तातल का शिकार होता रहा है। डॉक्टर साहब ये हिस्ट्री वाले, सोशियोलॉजी वाले, इंटरनेशनल अफेयर वाले और इंग्लिश वाले ये सीएसएस में ज्यादा कामयाब कैसे हो जाते हैं? देखें ये क्या गिद्दड़ सिंह है? ये ह्यूमैनिटीज़ है ना, ये सोशल साइंसेज हैं, ये समाजियात के उलूम हैं, ये इंसान को मुआशरे में रहने के ढंग संग सिखाते हैं, और इनके जो करिकुलम्स बने हुए हैं, जो इनके सिलेबस हैं, वो भी इंसानों और मुआशरे से मुतालिक हैं। तो जाहिर है कि जब हम सीएसएस में जाते हैं तो उसके जो कोर्सेज की आप लिस्ट देखें, और उसमें जो सीएसएस हिस्ट्री ऑप्ट करते हैं वो उनकी ज़ाहिर सब्जेक्ट की अपनी एक ओरिएंटेशन भी होती है। जब मैं बतौर तारीख़ के तालिब इल्म चीज़ों को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि माजी में वो क्या थी, आज क्या है, आइंदा क्या हो सकती है। हिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो यही है ना कि नॉट ओनली स्टोरी ऑफ द पास्ट, लेसन ऑफ द प्रेजेंट एंड वे ऑफ द फ्यूचर। सही। तो जब हम इस तरह देखते हैं तो फिर हमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनको थोड़ा सा एनालाइज करने में, उनको अटेम्प्ट करने में सहूलत हो जाती है। नाज़रीन, जो मुझे समझ आई, जो मैं बहसियत तालिब इल्म समझा था, अरे बड़े उस्ताद के पास बैठ के बंदा समझता तो है ना जी, कि हिस्टोरियन अच्छा वो है जो अच्छा एनालिस्ट भी है, और हिस्टोरियन अच्छा वो है जिसके साथ एज जो है हिस्ट्री वाला नहीं, ऑनेस्टी वाला भी हो, और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी को वो साथ लेके चले। प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हुसैन की बातें बड़ी मज़ेदार शनगी रह गई, अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। इनके साथ 2 प्रोग्राम मैं और करूँगा, एक अमेरिकन हिस्ट्री पे और एक यूरोपियन हिस्ट्री पे, लेकिन उनमें पाकिस्तान की हिस्ट्री बहरहाल साथ साथ चलेगी। आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद रखते हैं आप हमारे आज के प्रोग्राम का फीडबैक देंगे, और जो सवाल आपके ज़हन में उठे उन्हें दबाएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, वो उठे रहने चाहिए। वो आप हमसे क्वेश्चन करेंगे, हम माहिरीन तालीम से, मुख्तलिफ माहिर तालीम से उसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और आज का जो सारी बात में से जो निचोड़ सामने आया वो डॉक्टर साहब ने शुरू में कह दिया था, बहस तमहीस है तो रिसर्च है, बहस तमहीस है तो हिस्ट्री पे चेक है, बहस तमहीस है तो बनावा है। बहुत शुक्रिया। Thank you.